नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल बैंकिंग पराशर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही आवश्यक टॉपिक लेकर हाजिर हूं, जो कि प्रमोशन एग्जाम के साथ साथ बैंकर के दिनचर्या से जुड़ी हुई है। दोस्तों, सॉइल्ड नोट और म्यूटिलेटेड नोट में क्या अंतर है? काउंटरफिट नोट किसे कहते हैं? क्या 1 रुपये का नोट बैंक नोट है? क्लीन नोट पॉलिसी हम लोग रोज सुनते हैं, इसके अंतर्गत आरबीआई ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं? यदि सॉइल्ड नोट के पैकेट में म्यूटिलेटेड नोट आरबीआई को रिमिटेंस में चला गया तो क्या कोई पेनल्टी दी जाएगी? यदि करेंसी चेस्ट के विजिट में सीसीटीवी नहीं चल रहा है तो क्या पेनल्टी देना होगा? इसके अलावा यदि बैंक पब्लिक में कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करता है तो क्या उसके लिए बैंक को कोई इंसेंटिव दी जाती है? ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिलेगी। आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रथम, बैंक नोट। बैंक नोट क्या है? 2 रुपये से ऊपर के करेंसी नोट जो आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं वह सारे बैंक नोट कहलाते हैं। 1 रुपये के नोट को हम बैंक नोट क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ये वित्त सचिव भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और इसलिए 1 रुपये के नोट को हम बैंक नोट नहीं कहते हैं। सिंगल एंड डबल नंबर नोट। दोस्तों, 5 रुपये तक के डिनोमिनेशन के बैंक नोट में एक ही बार सीरियल नंबर लिखा रहता है, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि इसको सिंगल नंबर नोट कहा जाता है, जैसे 2 रुपये और 5 रुपये का नोट। इसके अलावा 10 रुपये से ऊपर के नोट में 2 बार सीरियल नंबर लिखा होता है, इसलिए इसे डबल नंबर नोट कहा जाता है। स्टार सीरीज नोट, इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न स्केल के प्रमोशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जब प्रिंटिंग के समय करेंसी में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो इसके बदले नया बैंक नोट आ जाता है और पहले वाले नंबर के बदले नए नंबर के साथ नोट इशू किए जाते हैं और नंबर पैनल के ऊपर एक स्टार मार्क अंकित कर दिए जाते हैं। ऐसे नोट को ही स्टार मार्क नोट कहते हैं और इसके तहत 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के डिनोमिनेशन के नोट ही आते हैं। अब अगला है हमारा बेट मनी। बेट मनी किसको कहते हैं? ऐसी करेंसी जो बैंक की ब्रांच में बैंक लूट के समय कल्प्रिट के पहचान के लिए रखी जाती है, बेट मनी कहलाती है। यह सभी बैंक की सभी शाखाओं में करेंसी के साथ रखी जाती है। नेक्स्ट है टोकन मनी। टोकन मनी हम किसको कहते हैं? सभी डिनोमिनेशन के जो मेटल कॉइन होते हैं उसको हम टोकन मनी कहते हैं। अब नोट सॉर्टिंग मशीन के संदर्भ में भी आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस है, जैसे कि जिस ब्रांच में एवरेज कैश रिसिप्ट यदि 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो उस ब्रांच में नोट सॉर्टिंग मशीन होना जरूरी है और 100 रुपये से ऊपर के कोई भी करेंसी नोट यदि रीसर्कुलेशन में भेजा जाता है, री इशू किया जाता है, तो उसे नोट सॉर्टिंग मशीन के द्वारा हमेशा उसको चेक करके ही इशू करना है। उसके बाद डेजिग्नेटिंग नोडल बैंक ऑफिसर। सभी बैंकों में कम से कम जीएम स्तर के अधिकारी को एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करना है जो करेंसी चेस से रिलेटेड कोई भी ऑब्लिगेशन होगा उसके लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा एक फॉर्ज बैंक नोट विजिलेंस सेल की भी स्थापना करनी है हेड ऑफिस लेवल पे। तो सभी बैंक अपने हेड ऑफिस स्तर पर FBVC फॉर्ज बैंक नोट विजिलेंस सेल इसकी स्थापना हेड ऑफिस लेवल पर करते हैं, जो कि फोर्ज नोट के से रिलेटेड इशू जो है जो आरबीआई के गाइडलाइन है उसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट है क्लीन नोट पॉलिसी। आरबीआई ने सेक्शन 35A ऑफ बीआर एक्ट के तहत क्लीन नोट पॉलिसी जारी की है। इसके तहत 3 रूल है जो हमेशा आपको याद रखना चाहिए। पहला यह है कि बैंक नोट के पैकेट को स्टेपल नहीं करना है, इसे पेपर बैंड से सिक्योर करके रखना है। दूसरा है कि बैंक नोट के वाटरमार्क विंडो के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है और तीसरा है कि बैंक नोट को इशुएबल और नॉन इशुएबल के अनुसार सॉर्टिंग करना है और इशुएबल नोट को ही पब्लिक में री इशू करना है, जबकि नॉन इशुएबल नोट यदि है तो उसे करेंसी चेस्ट के द्वारा आरबीआई में जमा करवाना है। तो अब हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी नोट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि सॉइल्ड नोट। सॉइल्ड नोट एक ऐसा नोट है जो प्रचलन में रहने के कारण गंदा हो जाता है, जो कि आपके सामने स्क्रीन में 10 रुपये का नोट है, जो या तो 2 भागों में बटा हो या
पेस्ट किए गए हों और दोनों पार्ट एक ही नोट से संबंधित हो और उस नोट के कोई भी एसेंशियल फीचर जो है वो मिसिंग ना हो। ऐसे नोट को जमा किए जा सकते हैं, लेकिन बैंक इसे पब्लिक में दोबारा इशू नहीं कर सकते। तो ये हमारे सॉइल्ड नोट होते हैं। और दूसरा आता है म्यूटिलेटेड नोट। म्यूटिलेटेड नोट जो आपने 100 रुपये का देखा होगा, इसमें 100 रुपये का एक पार्ट जो है वो मिसिंग है। इसके अलावा जो 10 रुपये का जो नोट है उसमें भी कुछ एक पार्ट जो है मिसिंग है। दोनों पार्ट है बट कुछ पार्ट जो है वो मिसिंग है। तो आप म्यूटिलेटेड नोट ऐसे नोट को कहते हैं जिसका कुछ पोर्शन मिसिंग हो या 2 से अधिक भागों में बटा हो। ऐसे नोट को बैंक नोट रिफंड रूल के हिसाब से एक्सेप्ट कर सकता है और इसे फिर आरबीआई को रिमिट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इम्परफेक्ट नोट। आपके सामने 500 रुपये का नोट है जो इम्परफेक्ट है। ऐसे नोट जो वास्ड हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं या अल्टर्ड होते हैं, ऑब्लिरेटेड होते हैं, तो ऐसे नोट को हम इम्परफेक्ट नोट कहते हैं। ये परफेक्ट नहीं होते हैं। ऐसे नोट ब्रांचेज में एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं और इसके लिए हमें हमेशा करेंसी चेस्ट में ही इसे भेजना पड़ता है। जैसे कि कभी कभी कहीं कोई नोट कई तरह से पूरी तरह से सिकुड़ जाता है, कहीं चिपक जाता है, तो ऐसे नोट को हमें ब्रांचेज में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मिसमैच नोट। मिसमैच नोट ऐसे नोट को कहते हैं जिसका आधा पार्ट एक नोट का हो और आधा पार्ट दूसरे नोट का हो, मतलब दोनों का नंबर अलग अलग हो और वो दोनों किसी एक पार्ट का नहीं होता। ऐसे नोट को हम मिसमैच नोट कहते हैं और ये किसी भी हालत में एक्सेप्टेड नहीं किए जाते हैं। इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब हम लोग म्यूटिलेटेड नोट के रिफंड रूल के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपने पहले देखा, म्यूटिलेटेड नोट का मतलब 2 से अधिक भागों में बटा हो या उसका कोई पोर्शन मिसिंग हो। इसके लिए हमें उस नोट का सबसे बड़ा हिस्सा जो अवेलेबल है उसको रिफंड रूल का बेस मानते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। अब इसके लिए फुल वैल्यू कब मिलती है, कब हाफ वैल्यू मिलती है, कब कुछ भी नहीं मिलता है, इसके लिए बैंक नोट को हमने 2 भागों में बांटा है। इसमें पहला है 50 रुपये से कम, अर्थात 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोट, और दूसरा है 50 रुपये से ऊपर के नोट। 50 रुपये से नीचे के नोट के लिए कम से कम एक हिस्सा 50% का होना जरूरी है, जो कि मैक्सिमम पोर्शन जो नोट का अवेलेबल है उसमें एक हिस्सा कम से कम 50% का होना ही चाहिए। जबकि 50 रुपये तथा उससे ऊपर के नोट के लिए कम से कम एक हिस्सा 40% होना जरूरी है। इससे आप समझ सकते हैं कि यदि 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोट में यदि कोई हिस्सा 50% का नहीं है तो उस पर कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा, और 50 रुपये से या उससे ऊपर के यदि कोई नोट है तो 40% कम से कम होना चाहिए और 40% नहीं है तो उस अमाउंट के लिए कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। उसे आरबीआई के इशू डिपार्टमेंट को ही भेजा जा सकता है। 2, 5, 10 और 20 के नोट में कभी भी हाफ वैल्यू नहीं मिलता है। 50 रुपये और उससे ऊपर के नोट में यदि बैंक नोट का सबसे बड़ा पोर्शन यदि 40% से लेकर 80% तक है तो उसका हाफ वैल्यू रिफंड में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि फुल वैल्यू कब मिलता है। 2, 5, 10 और 20 अर्थात 50 से नीचे तक का बैंक नोट यदि मैक्सिमम अवेलेबल पोर्शन में 50% से ज़्यादा है तो फुल वैल्यू दिया जाता है। यदि 50 रुपये या उससे ऊपर के नोट में 80% से ज़्यादा है तो उस बैंक नोट का फुल वैल्यू दिया जाता है। तो ये हमारे नोट रिफंड के रूल है। आप इसको ध्यान में रखें कि कैसे कैसे किस नोट में जो हमारा मैक्सिमम अवेलेबल पोर्शन है उसी को हम ऐड करते हैं और उसी पे हम उसका जो एडजुडिकेशन करके जो भी परसेंटेज हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम उसको रिफंड कर देते हैं। आप इसको स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे ये अवेलेबल था। अब नेक्स्ट है काउंटरफिट नोट। काउंटरफिट नोट हम किसको कहते हैं? जिसको हम फेक करेंसी कहते हैं। सबसे पहले इस नोट को इंपाउंड कौन कर सकता है? पिछले वर्ष स्केल 3 से 4 में ऐसा प्रश्न आईबीपीएस के द्वारा पूछा गया है कि इसको कौन कौन इंपाउंड करने का अधिकारी है। तो सभी बैंक, ऑल ट्रेजरी एंड सब ट्रेजरीज और इशू ऑफिस ऑफ आरबीआई ये इंपाउंड कर सकता है काउंटरफिट नोट को। अब आता है यदि कैश डिपॉजिट करने के समय यदि काउंटरफिट नोट मिलता है
तो उसे किसी भी हालत में कस्टमर के खाते में क्रेडिट नहीं करना है और उसे टेंडरर जो है जिसने दिया है उसको भी वापस नहीं करना है, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं करना है। यदि बैंक इस नोट को इंपाउंड नहीं करता है तो यह माना जाएगा काउंटरफिट नोट को सर्कुलेट करने के लिए उसका विलफुल इन्वॉल्वमेंट है, बैंक का विलफुल इन्वॉल्वमेंट है। इस नोट को रिसीव जैसे आप करते हैं उसके बाद उसके ऊपर काउंटरफिट नोट का एक स्टाम्प लगाना होता है और टेंडरर को एक्नॉलेजमेंट देना है जिसमें कैशियर और जो टेंडरर जिसने की नोट दिया है दोनों का सिग्नेचर होना चाहिए। यदि टेंडरर सिग्नेचर नहीं भी करता है तब भी आप उसे जो है एक्नॉलेजमेंट देंगे। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग टू पुलिस। यदि एक ट्रांजैक्शन में 4 नोट काउंटरफिट करेंसी की मिलती है तो उसे महीने के कंसोलिडेट रिपोर्ट बनाकर उसको हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना है। लेकिन यदि 5 या उससे अधिक नोट एक ट्रांजैक्शन में रिसीव होता है तो उसे पुलिस स्टेशन में बैंक के नोडल ऑफिसर के द्वारा तुरंत एफआईआर लॉन्च करके दिया जाता है। मतलब यह है कि यदि 4 तक करेंसी मिली है तो आपको मंथ एंड में कंसोलिडेट रिपोर्ट भेजनी है। यदि 5 या उससे अधिक मिला है तो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर करना है और ये एक ट्रांजैक्शन में मिलना जरूरी है। उसके बाद है रिपोर्टिंग टू एफएनवी। एफएनवी आपने पहले देखा कि हर एक हेड ऑफिस में एक ये सेल बनाए गए हैं। तो मंथली कंसोलिडेट रिपोर्ट या एफआईआर की एक प्रति जो शाखा द्वारा हेड ऑफिस में बने फोर्ज नोट विजिलेंस सेल को भेजी जानी चाहिए। जबकि यदि ट्रेजरी ऑफिस है तो ट्रेजरी ऑफिस या सब ट्रेजरी ऑफिस में यदि काउंटरफिट नोट रिसीव किए गए हैं तो उसे इशू ऑफिस ऑफ आरबीआई को भेजना है। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग टू आरबीआई और एफआईयू-आईएनडी। हेड ऑफिस के द्वारा जो मंथली कंसोलिडेट रिपोर्ट ब्रांचेज में जाती है उसको अगले महीने के 7 तारीख तक एफआईयू-आईएनडी जो है उसके एक जो पोर्टल है फिननेट पोर्टल पर उसको अपलोड कर देना है। इसके साथ ही कि 15 तारीख तक इसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो न्यू दिल्ली के वेब इनेबल्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें भी अपलोड करना होता है। तो काउंटरफिट नोट के बारे में आपको अब लगता है कि शायद समझ में आ गया कि उसको कहाँ कहाँ रिपोर्ट करनी है। नेक्स्ट है कि इसको क्या प्रिजर्व करके हम रखेंगे। यदि जैसे कि पुलिस अथॉरिटी या कोर्ट के द्वारा यदि काउंटरफिट नोट आपके पास वापस आते हैं तो इसको सेफ कस्टडी में 3 साल के लिए रखना है। जिस दिन से रिसीव हुआ उस दिन से 3 साल इसकी काउंटिंग होगी और 3 साल के बाद इसे आरबीआई के इशू ऑफिस में फुल डिटेल के साथ इसको भेजना है और इसे भेजने के पहले जब आप रखते हैं उस समय प्रत्येक छमाही में ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा इसे चेक भी करते रहना है। तो ये हमारा है प्रिजर्वेशन भी करना है इसके बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है पेनल्टी कि यदि करेंसी चेस्ट के इंस्पेक्शन में काउंटरफिट करेंसी मिलती है तो उसका जो 100% ऑफ नॉशनल वैल्यू होता है प्लस जो रिकवरी अमाउंट होता है वो नॉशनल अमाउंट का वो दोनों हमें पे करना पड़ता है। तो ये हमारा था काउंटरफिट नोट्स। हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो प्रमोशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि करेंसी चेस्ट में मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉल या डिपॉजिट कितना कर सकते हैं। तो करेंसी चेस्ट में आरबीआई की प्रॉपर्टी होती है, इसमें करेंसी जो होती है वो आरबीआई की होती है और इसमें मिनिमम 1 लाख रुपये डिपॉजिट या निकासी किए जाते हैं और 1 लाख के बाद 50,000 के मल्टीपल में जमा या निकासी की जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फैसिलिटी नोट एक्सचेंज एट बैंक ब्रांचेज। सभी बैंकों की सभी शाखाएं नोट एक्सचेंज कर सकती है। इसके लिए 1,000 रुपये तक का कॉइन जो 1 या 2 रुपये का हो उसे वजन के हिसाब से रिसीव किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई कस्टमर 50 पैसे का नोट 50 पैसे करेंसी लेके आता है तो उसे 10 रुपये तक के उस सिक्के को एक ग्राहक से रिसीव किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सॉइल्ड नोट के एक्सचेंज के संदर्भ में, जिसमें कि आप देखिए एक्सचेंज यदि हम करते हैं सॉइल्ड नोट में तो सॉइल्ड नोट में फुल वैल्यू पे की जाती है। एक पर्सन से हम 20 पीस या मैक्सिमम 5,000 रुपये तक के सॉइल्ड नोट को फ्री ऑफ चार्ज एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा यदि कोई जमा करता है तो उससे सर्विस चार्जेज लिया जा सकता है तथा उस अमाउंट को उसके खाते में बाद में भी क्रेडिट किया जा सकता है। एक्सचेंज ऑफ म्यूटिलेटेड नोट। यदि नंबर ऑफ नोट 5 और अमाउंट 5,000 तक का हो
तो उसे एडजुडिकेशन अर्थात मूल्य निर्धारण कर पे कर दिए जाते हैं, और यदि एडजुडिकेशन नहीं हो पाता है तो उसे रिसीव कर करेंसी चेस्ट को भेज दिए जाते हैं। अमाउंट, और जो अमाउंट वो भेजा गया जो होता है उसको 30 दिन के अंदर उसके खाते में क्रेडिट करना होता है। अब आप देखिए कि यदि नंबर ऑफ नोट 5 से ज़्यादा हो लेकिन अमाउंट 5,000 तक ही हो तो ब्रांच को कस्टमर को ऐसा एडवाइस करना चाहिए कि उस करेंसी को इंश्योर्ड पोस्ट से वह करेंसी चेस्ट को भेज दे और उसके साथ अपने बैंक का जो पर्टिकुलर है वो पूरा पर्टिकुलर IFSC कोड यदि है तो IFSC कोड के साथ वो उसको करेंसी चेस्ट को दे दे, और वो पैसा एडजुडिकेशन के बाद 30 दिन के अंदर उस कस्टमर के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि 5,000 रुपये से यदि ज़्यादा का कोई भी म्यूटिलेटेड नोट आता है तो उसे ब्रांच कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, उसे सिर्फ करेंसी चेस्ट में ही बदला जा सकता है। नोट विच मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड एट ब्रांचेज, एक्सट्रीमली ब्रिटल, जला हुआ, कोई बर्न्ट हो, चर्ड हो, स्टकअप किए हों, कहीं पर पेस्टेड हो, ऐसे नोट को कहीं पर भी करेंसी चेस्ट या ब्रांचेज में एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते हैं। इसे RBI के इशू ऑफिस में ही एडजुडिकेशन के लिए जमा किया जाता है और वही उसका निर्धारण किया जाता है। यदि किसी नोट के ऊपर पेड, रिजेक्ट स्टाम्प लगा हो और उसे कस्टमर के द्वारा जमा किया जा रहा हो तो किसी भी हालत में उस कस्टमर उसे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे हमेशा हमें रिजेक्ट करना है। यदि किसी बैंक नोट में स्लोगन, पॉलिटिकल और रिलीजन मैसेज लिखा हो तो उस नोट को भी हम रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसे करेंसी चेस्ट के द्वारा RBI को रिमिट कर देना चाहिए उसको एक्सेप्ट करके। यदि नोट डिसफिगर्ड हो तो उसे भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। किसी बैंक नोट में जानबूझकर कोई कस्टमर ने उसको काटा है या उसको जलाया है और ऐसा प्रतीत होता है तो ऐसे नोट को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट करने के बाद टेंडरर का पर्टिकुलर तथा अमाउंट ऑफ डिनोमिनेशन जो भी है उसको नोट करना चाहिए, और उसको नोट करने के बाद इसकी सूचना DGM इशू डिपार्टमेंट RBI के जो होते हैं उसको दे देना चाहिए। यदि ये ऐसे नोट लार्ज नंबर में हो तो इसकी सूचना लोकल पुलिस को भी देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डिस्पोजल ऑफ नोट्स एडजुकेटेड एट ब्रांच लेवल। मतलब ये है कि म्यूटिलेटेड नोट जो एडजुकेट कर किए गए हैं उसको प्रिस्क्राइब ऑफिसर के कस्टडी में सेफ में रखना है और हमेशा उसको एवरी 6 मंथ उसको वेरीफाई भी करते रहना है। सभी बैंक ब्रांचेज में नोटिस बोर्ड में यह लिखा होना चाहिए, सॉइल्ड म्यूटिलेटेड नोट्स एंड कॉइन्स आर एक्सेप्टेड एंड एक्सचेंज्ड हियर, जो कि और ऐसे जगह पे नोटिस हो जो जनरल पब्लिक के लिए विजिबल हो। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ आर्म गार्ड ड्यूरिंग कैश। यदि 20 लाख से 50 लाख तक का रिमिटेंस किया जा रहा है तो उसमें कम से कम एक आर्म गार्ड का होना जरूरी है, जबकि 50 लाख से यदि ऊपर का रिमिटेंस किया जा रहा है तो उसमें 2 आर्म गार्ड का होना जरूरी है। पेनल्टी फॉर बैंक ब्रांचेज एंड करेंसी चेस्ट। पेनल्टी क्या लगता है? यदि शॉर्टेज इन सॉइल्ड नोट रिमिटेंस किया गया और सॉइल्ड नोट जो है वो कम निकला तो उस केस में यदि 50 रुपये तक के डिनोमिनेशन का नोट यदि है तो एक नोट यदि कम है तो 50 रुपये का, मतलब यदि 20 रुपये का नोट भी यदि शॉर्टेज है तब भी 50 रुपये उसमें पेनल्टी लगेगी। जैसे कि मान लेते हैं कि एक 10 रुपये वाले में कम था, एक 20 में था और एक 50 में था, तो 3 नोट के लिए आपको पेनल्टी कम से कम 50 × 3 150 रुपये लगेंगे, और जो 10, 20 और 50 का मतलब है कि 80 रुपये और लगेंगे, तो 150 और 80 230 रुपये की पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा यदि 100 रुपये और उससे एवं के डिनोमिनेशन के कोई नोट शॉर्टेज होते हैं, सॉइल्ड नोट शॉर्टेज होते हैं, तो उसमें आपको डबल द अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी होता है और यह तुरंत ही उसके अकाउंट में रिकवर किए जाते हैं। यदि सॉइल्ड नोट में कोई फेक करेंसी, काउंटरफिट करेंसी मिलती है तो उस केस में क्या किया जाता है, उसमें भी 100% ऑफ नोशनल वैल्यू जितने अमाउंट का वो होता है प्लस जो लॉस हुआ ये भी डबल अमाउंट हो जाता है कि जितना अमाउंट का गया उसके डबल अमाउंट का उस पर पेनल्टी उसकी लग जाती है। फिर यदि म्यूटिलेटेड नोट सॉइल्ड नोट के अंदर मिलता है तो इस केस में 50 रुपये पर पीस के हिसाब से लिया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिनोमिनेशन। इसमें डिनोमिनेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है कि यदि सॉइल्ड नोट के अंदर म्यूटिलेटेड नोट मिला है
तो उस केस में 50 रुपये पर पीस के हिसाब से पेनल्टी ली जाती है। अब हम देखते हैं कि यदि नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑपरेशनल गाइडलाइंस बाय करेंसी चेस्ट, यदि वो ऐसा नहीं करता है, यदि आरबीआई के इंस्पेक्शन में ऐसा देखा जाता है कि सीसीटीवी नहीं वर्क कर रहा है या नोट सॉर्टिंग मशीन वर्क नहीं कर रहा है, इसके अलावा यदि कोई इस तरह का पाया गया है कि ब्रांच के जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो स्ट्रांग रूम में रखे हुए हैं, तो ऐसे केस में आरबीआई 5,000 रुपये एक इरेगुलरिटी पे पेनल्टी कर सकती है। और जब ये रिपीटेशन मतलब दूसरी बार यदि होगा तो उस पर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लग जाती है और ये तुरंत देय होता है। इसके लिए कभी इंतजार करने मतलब बाद में नहीं, वो तुरंत देय होगा। इसके अलावा यदि आरबीआई के द्वारा इंस्पेक्शन में ये पाया जाता है कि नोट एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं किसी ब्रांच में, कॉइन इशू नहीं किए जा रहे हैं, या कोई जो करेंसी चेस्ट के इंस्पेक्शन है बाय मंथली या 6 महीने पर जो कंट्रोलिंग ऑफिस द्वारा किए जाते हैं ऐसा नहीं करते हैं, तो ये इस केस में 10,000 रुपये प्रति वायलेशन उसको दिया जा सकता है। और यदि 5 बार तक लगातार ये वायलेशन हुआ तो 5 लाख रुपये तक की पेनल्टी आरबीआई इम्पोज कर सकती है। इस पेनल्टी को इम्पोज करने के लिए जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो है ऑफिसर इंचार्ज इशू डिपार्टमेंट ऑफ रीजनल ऑफिस जो है वही होगा। और यदि करेंसी चेस्ट या बैंक इससे संतुष्ट नहीं है तो इस डिसीजन के अगेंस्ट में यदि वो अपील करना चाहता है तो जिस दिन उसके करंट अकाउंट उस बैंक के करंट अकाउंट से डेबिट हुआ है उसके 30 दिन के अंदर वो रीजनल डायरेक्टर जो आरबीआई के हैं उसमें वो उस कंप्लेन को अपना अपील जारी कर सकता है। लेकिन अपील में यदि इस तरह का दिया गया है कि अनट्रेंड स्टाफ है, नया स्टाफ है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो इस तरह की चीज़ों को वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो अपील खारिज कर दी जाती है। और अंत में हमारा जो है वो है इंसेंटिव फॉर बैंक। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि क्या बैंक को कुछ हम जो कैश आरबीआई के बिहाफ में कैश बैंक बांटती है क्या उसके लिए कुछ मिलता है? तो उस कंडीशन में देखिए सबसे ज़्यादा क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ करेंसी चेस्ट के लिए ये यदि कहीं पॉपुलेशन 1 लाख से कम है तो 1 लाख से कम के पॉपुलेशन में आरबीआई इंसेंटिव देती है करेंसी चेस्ट इस्टेब्लिश करने के लिए और उस केस में 50% ऑफ कैपिटल कॉस्ट आरबीआई उसमें उसको इंसेंटिव दे देगी। इसके अलावा यदि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में यदि कोई करेंसी चेस्ट कोई बैंक खोलना चाहता है तो उसमें 100% ऑफ कैपिटल कॉस्ट उसको रिम्बर्स मिल जाता है और 100% ऑफ कैपिटल कॉस्ट उसको इंसेंटिव मिल जाती है। इसके अलावा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी उसको मिल जाता है। यदि नॉर्मल केस में है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी 50% इंसेंटिव 3 साल के लिए उसको दिए जाते हैं, जबकि यदि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में है तो 50% का जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का इंसेंटिव है वो 5 साल के लिए उसको दिए जाते हैं। सॉइल्ड नोट के एक्सचेंज में 50 रुपये तक के डिनोमिनेशन तक के नोट के लिए 2 रुपये प्रति पैकेट उसे इंसेंटिव मिलता है, जबकि म्यूटिलेटेड नोट के संदर्भ में 2 रुपये प्रति पीस दिया जाता है। और जब कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो एक बैग कॉइन देने में डिस्ट्रीब्यूट करने में 25 रुपये का इंसेंटिव बैंक को मिलता है। आशा है कि करेंसी से संबंधित सारी भ्रांतियां आपकी दूर हो गई होगी। आगे मैं फिर किसी अन्य विषय पर वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होऊंगा। 3 सूत्र सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो।